Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 6th of August 2021, Friday. Inspiration of the day is successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities, they vary in their desire to reach their potential. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government buries retro tax. अगर आप रेगुलरली मेरी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने कुछ टैक्स डिस्प्यूट के बारे में ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ वोडाफोन एंड केएन टैक्स डिस्प्यूट। उस इन दोनों ही डिस्प्यूट में एक चीज़ कॉमन थी, दैट वाज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इम्पोजिशन ऑन दीज टू कंपनीज। और इवन केएन के केस में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत जगह से डिफीट फेस करनी पड़ी और जिसके बाद एक्सपर्ट का ये कहना था कि इंडिया में जिस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के लिटिगेशंस हो रहे हैं उसको देखते हुए फ्यूचर में ये कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इंडियन इकॉनमी में इम्प्लीमेंट होने वाले टैक्स रिलेटेड लॉस उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा एंड दैट विल अफेक्ट्स द फ्यूचर एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। तो कई सारे वेटरन्स का ये कहना था कि दैट इंडिया शुड एक्चुअली टेक बैक ऑल दीज लिटिगेशंस और सारा आपस में बैठ करके इन कंपनीज़ के साथ में नेगोशिएशन और डेलिब्रेशंस के बेसिस पर ये सारे जो केस हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, इनको रिजॉल्व कर लेना इंडियन इकॉनमी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इवन बहुत सारी जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, उन्होंने इंडियन इकॉनमी के अगेंस्ट रूलिंग करी थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इम्पोजिशन के अगेंस्ट रूलिंग करी थी। तो कई बार ऐसा एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने, स्ट्रैटेजिस्ट ने ये भी बोला था कि इंडियन इकॉनमी शुड गिव अवे विद दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। So finally, amid all this pressure, our finance minister Nirmala Sitharaman on Thursday introduced a bill in parliament किस लिए? To nullify the provision in the Income Tax Act that was related to the retro tax law और रेट्रो टैक्स इम्पोजिशन। तो फाइनली पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया गया है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात कही गई। क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है? ऐसा अमेंडमेंट जो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव की बहुत सिंपल मीनिंग ये होती है कि पिछली डेट से किसी टैक्स को इम्पोज कर देना। जनरली किसी भी लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। बट इंडिया में इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वांट दे कैन एक्चुअली इम्पोज द रेट्रोस्पेक्टिव, यानी बैक डेट से किसी भी पर्टिकुलर टैक्स को इम्पोज कर सकती हैं। तो फाइनली बहुत कंटेंशियस जो प्रोविजन था उसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया गया है और उस बिल के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो प्रेजेंट किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट विल रिफंड ऑल द अमाउंट, जो भी अमाउंट है लिटिगेशन में कंपनीज़ का खर्चा हुआ, जो कंपनीज़ ने पे किया है लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स के तहत, वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट रिफंड करेगी उन कंपनीज़ को विदाउट एनी इंटरेस्ट देयर ऑन। हालांकि इंटरेस्ट उस पर पेमेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपनीज़ का जो खर्चा हो रहा है उस लिटिगेशन को फॉलो करने में, उस केस को फॉलो करने में, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट रिफंड करेगी कंपनीज़ को अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट अराइज होता है। और अगर अभी तक हम सारे केसेस जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं उन सब का अमाउंट अगर इंक्लूड करें, कलेक्ट करें, तो टोटल जो अमाउंट है फॉर ऑल द केसेस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8,100 करोड़, जिसमें केवल 7,900 करोड़ केवल केएन डिस्प्यूट से रिलेटेड ही हैं। अगर आपको केएन डिस्प्यूट के बारे में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो बना है डिस्क्राइब सेक्शन में, आप वो जा करके देख सकते हैं। तो 8,100 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंसा हुआ है इन सारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स में, जिसमें 7,900 करोड़ मतलब मोर देन 90% जो पैसा है वो जो केस केएन का केस है उसका अमाउंट है। सो दिस बिल would withdraw the retrospective amendments to the Income Tax Act that has raised the demand on Vodafone, KN and some other litigation or some other dispute। और गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेंडमेंट इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो फाइनली हो सकता है कि वोडाफोन और केन के साथ जो इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट, वो अब ख़त्म हो जाए या रिजॉल्व हो जाए आफ्टर दिस बिल गेट पास इन पार्लियामेंट। और इवन पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये टाइम ऐसा है कि इकोनॉमी को क्विक रिकवरी चाहिए, लाइक इंडियन इकोनॉमी वांट्स क्विक रिकवरी। एंड अगर कुछ स्पेशल अमेंडमेंट और क्रिटिकल अमेंडमेंट और स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स नहीं लिए गए तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्सन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आ रहा है वो आगे कम हो सकता है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जबकि इंडियन इकोनॉमी पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉरेन एक्सचेंज इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उसको स्टेक पर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये अमेंडमेंट। ध्यान दें स्टूडेंट, ये अमेंडमेंट कब आया है? जब आपको अगर न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता हो कि रिसेंटली मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने 27% अपने जो शेयर हैं वोडाफोन पीएलसी में, वोडाफोन आइडिया में, उसको ऑफलोड करने की बात करी। इसके बाद वोडाफोन पीएलसी हैज़ ऑल्सो मेंटेन इट वुड नॉट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो वोडाफोन पीएलसी ने भी लेंडर्स को ऑफ़र किया है कि वो चाहें तो अपने जो लोन के अमाउंट जो डेट है उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोनों ही अनाउंसमेंट के इमीडिएटली बाद गवर्नमेंट ने इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया और गवर्नमेंट सीधे ये इंडिकेशन देना चाहती है कि इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट एनी शॉर्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो laws हैं, enforcement हैं, that are actually cordial to the foreign investment. And at this juncture, when Indian economy is actually on quick recovery, foreign investment will be a very important part for Indian economic growth and employment generation as per our finance minister. और ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट के बाद से जो टैक्स इम्पोजिशन को लेकर के अनसर्टनिटी बनी रहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो अनसर्टनिटी रिमूव होगी। इंडिया की जो रेपुटेशन जो डैमेज हुई है इंटरनेशनल लेवल पे एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी इम्प्रूव होगी और हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिया में और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो इंडियन इकोनॉमी को रिकवरी करने में हेल्प मिले। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी है, एक तो ये इंडियन इकोनॉमी की पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन है उसने भी इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि इस तरह के अमेंडमेंट लाए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड। और अगर आप केयर के डिस्प्यूट की बात करें तो रिसेंटली केयर ने इंडिया के कुछ फॉरेन असेट्स को फ्रीज़ करवा लिया है। तो ये कह सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिफीट देख रही है केएन के केस में, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी आप ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह के अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। Although this particular amendment is going to bring the lot of benefits to Indian economy as per the expert. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 6. Subdued revenue spend may hit economic recovery. पिछले कुछ 2 से 3 दिन के अंदर हमने कई सारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। हालांकि कुछ इंडिकेटर्स जो हैं उनमें अभी उतना रिफ्लेक्शन नहीं है इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में रिवेन्यू कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वो इकोनॉमिक रिकवरी की पेस को थोड़ा सा स्लो कर सकता है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट के साइड से एक्सपेंडिचर इज़ हाईली रिक्वायर्ड, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े और मनी सप्लाई बढ़ेगी और उससे डिमांड रिवाइव होगी। तो डिमांड रिवाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट एंटीसीडेंट फॉर इट। और अगर डेटा की बात करी जाए तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग टर्म के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में वो डबल डिजिट तक ग्रो किया है, मतलब डबल डिजिट तक बढ़ा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जबकि अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, द डिक्लाइन इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मे ड्रैग द इंडियन रिकवरी इकोनॉमिस्ट हैज़ वार्न्ड। तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स
लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. All these types of expenditure by government is called as capital expenditure. Revenue expenditure. So basically revenue expenditures are the operating expenses, या इसको बहुत उसमें simplified form में बोलें तो short term expenses होते हैं, operating expenses होते हैं that are generally used to run the daily operations. तो छोटे छोटे जो business होते हैं उनको, जो छोटे छोटे ऑपरेशन, डे टू डे के जो ऑपरेशन होते हैं, डेली के जो ऑपरेशन होते हैं, जो डेली के जो खर्चे होते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो भी पैसा लगता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरीज, पेंशन. ऑल दीज आर द मेजर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो डेटा ये कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसने तो डबल डिजिट की ग्रोथ रजिस्टर करी है, बट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज़ एक्चुअली डिक्लाइनिंग इन कंपैरिजन टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कम होने की वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो हो सकती है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किस लिए? इन प्रॉपलिंग द डिमांड. क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं, इमीडिएटली पब्लिक के हाथ में मनी जाता है जिससे कि डिमांड रिवाइव होती है. अगर आपको याद हो तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28% DA बढ़ा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का. दिस इज कॉल्ड एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. इससे क्या होगा? इमीडिएटली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथ में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी दैट में कन्वर्ट दैट मनी सप्लाई इनटू डिमांड में कन्वर्ट होगी. तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ गुड, किसी भी गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, बट जिस तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है वो अच्छा नहीं है इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी के लिए. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में रियलाइज होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है और इस समय इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए और इमीडिएटली जो डिमांड है वो रिवाइव करी जाए. और जिस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना डिक्लाइन किया है? 2.4% डिक्लाइन इन द Q1 लेड बाय द शार्प रिडक्शन इन द रूरल एक्सपेंडिचर. और अगर आपको पता हो तो इस समय इकोनॉमिस्ट ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कंपनीज़ को भी और गवर्नमेंट को भी कि इंडिया में जो ग्रोथ पोटेंशियल बचा है वो रूरल इकोनॉमी में बचा है, स्पेशली ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, दैट दे शुड डाइवर्ट देयर मार्केटिंग, देयर स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी. और जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल इकोनॉमी के साइड से डिक्लाइन कर रहा है, इट इज़ समवेयर गोइंग टू हैव द वेरी मच नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी. और ऐसा भी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो मनी डाइवर्ट कर रही है. नो, ऐसा नहीं है. कैपिटल अपनी जो पेस से, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अपनी पेस से पहले बढ़ रहा था वो बढ़ रहा है, बट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो कट हो रहा है वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ. तो आफ्टर पोस्टिंग 35.6% कॉन्ट्रैक्शन in April, center revenue expenditure expanded by 32.4% in the May and 8.9% in the month of June. तो ये देख सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून में कंटिन्यूसली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 26% तक बढ़ा है Q1 में. कितना हुआ है? 1.14 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है. एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन और ongoing operating expenses such as salary, pension and but helps to create the immediate demand. जैसा कि मैंने बताया कि तुरंत पैसा आता है पब्लिक के हाथ में और डिमांड में कन्वर्ट होने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकॉनमी के लिए ख़राब नहीं होता, बट इट ब्रिंग्स द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. अभी पैंडमिक की वजह से इंडियन इकॉनमी को शॉर्ट टर्म डिमांड जनरेशन में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस को या फिस्कल डिसिप्लिन को टारगेट कर रही है कि हमारा जो डेफिसिट है वो मेंटेन रहे बाय रिड्यूसिंग द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है फिस्कल प्रूडेंस का. फिस्कल प्रूडेंस को किसी और तरीके से फ़िलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिस
declining in or is this reduction in revenue expenditure is not the good measures for fiscal prudence, for fiscal discipline. Although अगर इकोनॉमिक सिचुएशन दूसरी होती तो उस समय ये कहा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कंट्रोल करे फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, बट जो इस समय की सिचुएशन है वो ये डिमांड नहीं कर रही एज पर द एक्सपर्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की सिचुएशन में डिमांड जनरेशन इज़ वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इमीडिएट और क्विक रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और इवन सब्सिडी का केस देखा जाए तो सब्सिडी भी फॉल करी है. हायर रिडक्शन सब्सिडी में सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखा है Q1 के केस में, और जबकि इकोनॉमिस्ट इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को सब्सिडी और इजी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करी जाए. अगर बजट की बात करें तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 5.54 ट्रिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 34.5% का क्लियर इंक्रीज़ है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. और इसीलिए डिक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इकोनॉमिस्ट नाउ दीज डेज, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस समय जो डिज़ायर्ड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही इन केस ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यह थोड़ा सा डेटा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का अप्रैल, मई और जून का, and this is the total outlay in terms of government expenditure, total expenditure and revenue expenditure. Definitely आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, you can just have the glimpse. हालांकि सारा डेटा हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट ने कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया है, उसमें रेवेन्यू में कितना इंक्रीज़ हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ है और बजटेड कितना था. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. वैक्स प्रोडक्शन टू राइज बट टारगेट सीम्स अ लॉन्ग शॉट. वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग. बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें क्लियरली बोल दिया है कि इंडियन इकोनॉमी के जो जीडीपी फोरकास्ट है उसका बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है वो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पेस है उसका पड़ेगा. जितनी स्पीड से इंडिया अपनी 100% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कर लेती है उतनी ही स्पीड से इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी होगी या उतनी ही अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी या जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी. और रिसेंटली हमने अभी पढ़ा भी था कि 25% जो प्राइवेट सेक्टर का कोटा है वैक्सीन को लेकर के, प्राइवेट सेक्टर उस पर्टिकुलर कोटे को यूज़ नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट ने इसको डिक्रीज़ करके 7 to 9% कर दिया. और जिसकी वजह से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वैक्सीन मेकर कंपनीज़ हैं, उन पर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आने की चांसेस हैं. आज की इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या कवर किया गया है? बेसिकली इस कॉलम में ये बताया गया है कि जो प्रोडक्शन है कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का वो इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉपर अमाउंट में इंडिया में या प्रॉपर वॉल्यूम में इंडिया में वैक्सीन जनरेट हो रही है. बट स्टिल जो टारगेट है इंडिया का टू वैक्सीन 1.35 बिलियन डोजेस बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर, इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि जो प्रोडक्शन की स्पीड है उसको देखते हुए कहना कि इंडिया अगस्त और दिसंबर के बीच में 1.35 बिलियन डोजेस बना पाएगा और एडमिनिस्टर कर पाएगा. स्टिल इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. हालांकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के ही प्रोडक्शन जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, बट इतना इंक्रीज़ अभी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि इंडिया इस टारगेट को अचीव कर पाए. ये टारगेट अभी भी इंडिया के लिए एक लॉन्ग शॉट है. एज पर द रिस्पॉन्स सबमिटेड इन टू राज्यसभा बाई आवर हेल्थ मिनिस्टर, monthly production capacity of Pune-based Serum Institute of India Covishield is projected to increase from 110 million doses to more than 120 million doses per month. और अगर भारत बायोटेक की बात करी जाए तो भारत बायोटेक का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25 मिलियन डोजेस पर मंथ से इंक्रीज होकर के 58 मिलियन डोजेस पर मंथ होने वाली है. हालांकि कोविशील्ड के केस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा पर मंथ, लेकिन अगर आप कोवैक्सीन को देखें तो जो अभी 25 मिलियन प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूचर में 58 मिलियन डोजेस पर मंथ प्रोड्यूस करेगी. तो इतना प्रोडक्शन में इंक्रीज़ दोनों के ही केस में देखा गया. बट इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो अभी
बहुत दूर है। अगर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का लेवल है तो दिस टारगेट, अचीविंग दिस टारगेट इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज दैट इंडियन इकोनॉमी और सेंट्रल गवर्नमेंट में फेस। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है गवर्नमेंट इज़ फैसिलिटेटिंग this capacity augmentation of Covaxin at central public sector enterprises। तो जो बहुत सारे अदर कंपनीज़ हैं उनको कोवैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी राइट दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो अदर बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व होकर के प्रोडक्शन बढ़ाएं, स्पेशली कोवैक्सीन का, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट इसमें कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ कोवैक्सीन टिल दिसंबर। और इसके लिए पेटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी कई सारे नेगोशिएशन चल रहे थे, क्योंकि अभी तो केवल भारत बायोटेक प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन इसके बाद जो अदर बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं अगर वो इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो बहुत डिफरेंट स्टेट से जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली गुजरात से, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, उनसे पेटेंट शेयर किया जाएगा कोवैक्सीन का, और उनको टारगेट दिया जाएगा कोवैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। और अभी रिसेंटली एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है गवर्नमेंट ने जून में, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि 1.35 बिलियन डोजेस वुड बी नीडेड टू वैक्सीन द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर। तो ये टारगेट है, और गवर्नमेंट ने अपने प्लान भी बताए हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रही है। हालांकि अगर एस्टिमेट्स की बात करें, जो 1.3 मिलियन डोजेस रिक्वायर हैं दिसंबर तक, ये भी डाउनवर्ड रिवीजन था। एक्चुअल जो गवर्नमेंट ने डेटा सबमिट किया था इनिशियली वो 2.1 बिलियन था एज़ पर द रीसेंट फोरकास्ट, बट गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज करके 1.35 ट्रिलियन किया है। सो इन द एफिडेविट सेंटर हैड नोटेड दैट 1.88 बिलियन डोजेस आर रिक्वायर्ड टू वैक्सीन द एडल्ट पॉपुलेशन 930 टू 940 बिलियन। तो गवर्नमेंट हालांकि डेटा रिवीजन काफ़ी कर रही है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट रिक्वायरमेंट है वो 2 बिलियन की रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट को टिल द मंथ ऑफ दिसंबर इन ऑर्डर टू फुली वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको देखते हुए ये टारगेट अचीव होना अभी बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। सो दिस इज़ द data about the stock and projected availability of COVID-19 vaccine from August 2021 to December 2021। तो कोविशील्ड कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगी दिसंबर तक कोवैक्सीन, और अदर जो स्पुतनिक वैक्सीन और जो अदर वैक्सीन्स हैं वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल रहेंगी इंडिया में, और मई 13 तक उनका क्या एस्टिमेट था और अब क्या एस्टिमेट्स है। हालांकि नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो हैं ही। एज पर द स्ट्रैटेजीज कैसे गवर्नमेंट ओवरकम करेगी इन चैलेंजेस को, इट्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ टिप्स बिहाइंड द डिस्कनेक्ट बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी। तो ये एक इन्फोग्राफिक्स था जो बेसिकली पेज नंबर 6 पर दिया हुआ था। तो इस इन्फोग्राफिक में ये बताया गया, जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट भी पूछते हैं कि मैम जब इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की सिचुएशन में है, देन वाई स्टॉक मार्केट इज़ इंक्रीजिंग। यही सेम क्वेश्चन पार्लियामेंट में भी पहुंच गया, जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये पूछा गया कि जब वेन इंडियन इकोनॉमी इज़ एक्चुअली ऑन रिसेशनरी फेज इवन ड्यूरिंग रिसेशन और पैंडेमिक सिचुएशन, तो उस समय स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा था, वाई देयर इज़ अ डिसकनेक्ट बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी। ये डिसकनेक्ट कैसे इस्टेब्लिश हो गया, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ एक बबल है? कई टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हालांकि पार्लियामेंट में जो रिप्लाई किया गया वो ये था कि स्टॉक मार्केट जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट या पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट ना करके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और चूँकि इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट था, जो इन्वेस्टर का बिलीव था इंडियन इकोनॉमी में, वो अच्छा था, एंड दैट इज़ वाई स्टॉक मार्केट वाज इंक्रीजिंग इवन एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक व्हेन इंडिया वाज फेसिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया में स्टॉक मार्केट जो है दैट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी गिवन द सपोर्ट प्रोवाइडेड
डिसाइडेड बाय द पॉलिसी रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी की वजह से स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा बूम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कुछ अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट कहीं ना कहीं सिमिलर ही रीज़न दिया है एक्सपर्ट्स ने। कुछ का ये कहना है कि अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA को देखें पैंडमिक की सिचुएशन में, तो GVA बाई listed non-financial companies has outpaced the GVA by rest of the economy, and which explain this diversion. And also the share of these companies into the national GVA investment gross domestic product has not been much. तो जो नॉन लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इंडियन इकोनॉमी में वो बड़ा है, वो आउटपेस किया है इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमिक सेक्टर, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ रहा है। सीधे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो उनका ये कहना है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उन्होंने पैंडमिक की सिचुएशन में अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा वैल्यू एडिशन किया, और उसी के सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। VI लेंडर्स लुक एट स्वैपिंग डेट फॉर इक्विटी। जैसे ही वोडाफोन PLC ने अनाउंसमेंट किया अपने 45% स्टेक को लेकर के, कुमार मंगलम बिरला ने 27% स्टेक को ऑफ़र किया है अपने स्टेक को की सेलिंग को। उसके इमीडिएटली बाद जो लेंडर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, अब कहीं ना कहीं सबको लगने लगा कि वोडाफोन जो है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू bankrupt because Vodafone is not able to repay its loan। तो इमीडिएटली जो वोडाफोन के लेंडर्स हैं उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। किस बात के लिए डिस्कशन? टू स्वैप देयर डेट, जो कि उनका डेट है, जो उनका लोन है, टू स्वैप देयर डेट विद द इक्विटी, कि वो अब जो उन्होंने डेट दिया था अगर कंपनी उनके डेट नहीं रिटर्न कर पा रही, वो लोन रिटर्न नहीं कर पा रही, तो उनको कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाए, उनको उसी के कंपैरिजन में, उसी के बराबर, उसी के एग्जैक्ट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए जाए। सो इक्विटी विच वुड सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट द स्टेक ऑफ द फर्म्स प्रमोटर। और जैसे ही लेंडर्स को इक्विटी इशू हो जाएगी, जो प्रमोटर्स हैं इस पर्टिकुलर वोडाफोन आइडिया के कौन कौन है? वोडाफोन PLC और आइडिया, जो कि कुमार मंगलम बिरला की आदित्य फर्म है जो, तो उनके 27% और 45% के जो स्टेक हैं वो इमीडिएटली डाइल्यूट हो जाएंगे अगर ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सोर्सेज द डेट टू इक्विटी स्वैप प्लान इज ऑन टेबल, बोथ प्रमोटर्स हैव एग्रीड टू डाइल्यूट देयर शेयर होल्डिंग्स। तो बैंक्स ने बेसिकली वोडाफोन आइडिया के जो लेंडर्स हैं बड़े बड़े बैंक्स ही होंगे, बैंक्स ने ये प्लान रखा कि डेट टू इक्विटी स्वैप किया जाए, प्लान एग्जीक्यूट किया जाए, और इस प्लान के लिए दोनों ही जो इम्पॉर्टेंट जो मेन प्रमोटर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन PLC, दोनों ही एग्री कर गए हैं। तो बहुत जल्द ही Vodafone PLC of UK, which owns 45% in VI, and Aditya Birla Group, which holds approximately 27% stake in telecom firm, all will be diluting their share, and lenders may get the equity shares into this, and no one wants this company to go bankrupt or go into liquidation as per the sources। तो रिवाइव करने की सिचुएशन स्टार्ट हो रही है। अभी अगर करंटली बात करें तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का लोन है किस पर? वोडाफोन आइडिया पर, बैंक्स का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा लेंडर है जो कि 11,000 करोड़ का लोन SBI का इस पर्टिकुलर है। तो कंसोर्शियम ऑफ बैंक जिसमें SBI, यस बैंक, IDFC, PNB, इन सब के लोन इसमें हैं, और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर SBI का है। तो प्रॉबेबली SBI मे बी द बिगेस्ट इक्विटी होल्डर इनटू VI company, and for this you can see this graph। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.